हेलो 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 बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? होगी क्लास लाइव? फटाक से एक बार जो बच्चे लाइव आ गए वो मुझे कमेंट करके ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर चल रहा है ना? मेरी साइड से सब कुछ ठीक है ना? चलो स्टार्ट करें फिर अपनी आज की क्लास। सुनीता आ चुकी हैं, पंकज आ चुके हैं। मैम ब्लड टेस्ट में क्या लिखा हुआ है? 6% क्या आया आपका ब्लड टेस्ट में? घनाराम आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, लोकेश आ चुके हैं, आशीष आ चुके हैं, चंद्रशेखर आ चुके हैं, संदेश, अमन कुमार, सोनू कुमार, राहुल कुमार, अरे सारे कुमार इधर आ गए क्या? मोहम्मद आ चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज अपना फाइनली फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमने क्वेश्चंस की पीडीएफ लगा ली है, वो हम करेंगे। स्टार्ट करें? ऑल गुड? कल की पीडीएफ मिल गई थी। कल और लास्ट क्लास की पीडीएफ मैंने एक साथ अपलोड करवा दी है, तो ये मत बोलना टेक्निकल टीम को फोन करके कि लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं है। पिछली वाली स्लाइड 2 ही थी ना, इसलिए मैंने सोचा एक साथ करवा दूं। ऑल क्लियर? चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं? मैम आपने पढ़ाया था ह्यूमंस का जो ब्लड आता है वो एबीओ सिस्टम में आता है, एबीओ तंत्र में आता है। एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कल हमने पढ़ लिया था ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए, बी और ओ, है ना? ये 4 पढ़ लिए थे जी मैम। अब याद है कल की क्लास मैंने कहा था आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए ब्लड में, ये बात पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आपको कल 2 चीजें पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको सर्वदाता, सबको खून देने वाला यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं। जी मैम। लेकिन मैम हमारा बच गया है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं। चलिए फिर देखो बेटा, कल मैंने कहा था 1900 में, 1900 से लेकर 1901 में पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को पता लगा कि कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और इसकी डिस्कवरी के लिए कार्ल लैंडस्टीनर जी, जिनको हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिनको हम रक्त समूह के जनक कहते हैं, है ना, वो उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। मैम एमपी पुलिस के लिए क्लास कर सकता हूं बेटा? एमपी पुलिस के लिए क्लास ये 100% कर सकते हो आप, ठीक है? मैम केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है कंप्लीट। अरे तुम रोज क्यों कमेंट करते हो? कन्हैया कुमार बोल तो दिया 20 तारीख तक होंगे केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड, काहे को परेशान कर रहे हो? हाँ चलो मैम आपकी टेक्निकल टीम 2-3 दिन से मैथ की क्लास में, अरे बेटा मैथ्स की क्लास कल वाली सर ने रिकॉर्ड कर दी थी, कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो आज अभी टेक्निकल टीम डाल रही है, कल वाली आज प्रॉपर लाइव चलेगी आपकी मैथ्स की क्लास, डोंट वरी। शेला आपका तो नाम ही थोड़ा अटपटा है। चलो तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो 1930 में नोबेल प्राइज मिला था लैंडस्टीनर जी को, किसके लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। मैंने कहा था ना नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी शांत नहीं बैठे थे ये। इन्होंने पता है क्या किया? 1940 में, 1940 में, समय कब है ये वाला साल आपको याद रखना पड़ेगा, इसका एग्जाम में आ जाता है। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर, एक तो वो खुद हो गए, है ना, इनको चैन नहीं था, इनको भैया मतलब और डिस्कवरी करनी थी। कार्ल लैंडस्टीनर एक तो खुद हो गए, प्लस अपने साथ एक और वैज्ञानिक को जोड़ लिया जिनका नाम है विनर। क्या नाम है बेटा? विनर। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने बताया कि ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये कैसे होते हैं तो उसको समझने की कोशिश करो। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में किसकी डिस्कवरी की? RH फैक्टर की खोज की बेटा। किसकी खोज की? RH फैक्टर, हिंदी में RH कारक बोलेंगे, या इसी को कहा जाता है RH ब्लड ग्रुप। क्या कहा जाता है? RH ब्लड ग्रुप कहा जाता है, RH रक्त समूह कहा जाता है। पहला क्वेश्चन सुनो, एग्जामिनर कैसे पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा कि RH फैक्टर की खोज कब हुई? 1940 में, 1940 में। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर की, दोनों वैज्ञानिकों ने। अब कैसे की तो वो सुनो। अब
अब सही सही सुनो उन्होंने कैसे की। ठीक है, एक बंदर को पकड़ा और उस बंदर का नाम क्या था, रीसस मंकी। अब आपको मैम बंदरों के भी नाम होते हैं क्या, अरे रीसस प्रजाति का बंदर था। कौन से बंदर में, एक बंदर को पकड़ा 1940 में जिस बंदर का नाम क्या था, रीसस मंकी था। यह आता है एग्जाम में, उस बंदर की प्रजाति का नाम क्या था, रीसस मंकी। हिंदी में सेम नाम है बेटा, रीसस बंदर हो जाएगा। इस बंदर को पकड़ा और पकड़ के इसका खून निकाला। ठीक है, पहले समझो फिर नोट करना। इस बंदर को पकड़ा और पकड़ के इसका खून निकाला, खून में से इस आरबीसी निकाली और इन्होंने देखा, दोनों साइंटिस्ट ने, कि इस बंदर की ये जो आरबीसी है इस पे एक और अलग प्रकार का एंटीजन है, एक और एंटीजन है और इस एंटीजन का नाम दे दिया क्या, इस एंटीजन का नाम दिया डी एंटीजन। क्या नाम दिया बेटा, बोलो एक बार। आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं, मैम ने कल ही पढ़ाया था, एंटीजन होते हैं। लैंडस्टीनर और वीनर दोनों वैज्ञानिक ने 1940 में एक रीसस प्रजाति का बंदर पकड़ा, पकड़ के उसका 3 से 4 बूंद खून निकाला, निकाल के उसके खून की आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब रखा तो पता लगा कि इसके आरबीसी के ऊपर एक अलग टाइप का एंटीजन मिला है और जिस एंटीजन को क्या कहते हैं, जिस एंटीजन को डी एंटीजन कहते हैं। फिर सेम एक्सपेरिमेंट इंसानों के खून पे किया इन्होंने, तो पता लगा कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके खून में ये डी एंटीजन होता है और कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके खून में ये डी एंटीजन नहीं है। तो इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या कहा, इन दोनों वैज्ञानिक ने कहा कि जिस भी इंसान के खून में ये डी एंटीजन होगा, डी एंटीजन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब पाया जाता है, तो उस इंसान का खून जाएगा पॉजिटिव में, उसका खून किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। और अगर किसी इंसान के आरबीसी के ऊपर ये डी एंटीजन एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब नहीं है, ठीक है, तो उस इंसान का खून किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ मैम। और बाद में इसी डी एंटीजन को आगे चलकर इसका नाम चेंज करके बोल दिया कि ये तो आरएच एंटीजन है। क्यों है आरएच एंटीजन, क्योंकि ये कौन से बंदर में खोजा गया सबसे पहले, रीसस, तो यहां से इसके नाम का आरएच उठाया और इस ब्लड ग्रुप को आरएच ब्लड ग्रुप या आरएच कारक बोल दिया गया। तो अगर आप में से किसी भाई बंधु का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बेटा आप सब क्या हो, आपके अंदर डी एंटीजन है आपकी आरबीसी पर। अगर आप में से खून आपका नेगेटिव है तो आपके आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में। अब एग्जामिनर के क्वेश्चन सुनो। सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा आरएच फैक्टर की खोज किसने की, किस साल में की, सबसे पहले किस बंदर में की, आरएच का फुल फॉर्म क्या है, रीसस। आपसे पूछेगा कि आरएच फैक्टर में कौन से एंटीजन की खोज हुई, डी एंटीजन। डी एंटीजन का बाद में नाम चेंज करके क्या रखा गया, आरएच एंटीजन। और आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि हमारा खून जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है, उसमें पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव का मतलब है आपके आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन है, नेगेटिव का मतलब है आपकी आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूं, सुनिए। मान लो आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो ए ब्लड ग्रुप कब बना था, जब आपकी आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन था, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपकी आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन होगा जिसको क्या बोलेंगे, डी एंटीजन। अब मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का मतलब है भैया ए तो ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन तो है लेकिन डी एंटीजन नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है। मैंने कहा अगर किसी इंसान का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो डी एंटीजन भी है। मैंने कहा किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो उस आपकी आरबीसी के ऊपर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन तो होगा ना, लेकिन वो नेगेटिव है ए, इसका मतलब आपकी आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं है। आगे बात समझ में, जी मैम, है ना। अब
अगर आपका बी पॉजिटिव है तो आपकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, और पॉजिटिव है तो डी भी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो सिर्फ बी है, डी नहीं है। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो टोटल करोगे तो कितने ब्लड ग्रुप बन गए? 8 ब्लड ग्रुप बन गए। और कल की क्लास में मैंने यही तो कहा था, हमारे एबीओ सिस्टम में कुल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। संजीव कुमार कह रहे डी एंटीजन क्या है? बेटा एंटीजन है, और क्या है? डी एंटीजन है। जैसे ए एंटीजन है वैसे डी एंटीजन है, लेकिन डी एंटीजन होगा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नहीं होगा तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो इस प्रकार से कुल कितने ब्लड ग्रुप बन गए? मैम 8 ब्लड ग्रुप बन गए। बन गए कि नहीं बन गए बताओ? जी मैम। अब आप लोग बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या क्या है। सब लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप टाइप करो। अच्छा ब्लड ग्रुप नहीं, आप अपना ब्लड ग्रुप मत बताओ, आप ये बताओ कि आपके ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन हैं। अब बताओ, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो फटाक से। आपके ब्लड ग्रुप में यानी आपके खून में कौन कौन से एंटीजन है वो मुझे आप बताओ। अगर आपने एंटीजन बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी आपको समझ में आ गया है। शिवम कह रहे मैम वीओडी दे दो। पागल समझाए क्या? लाइव बैच लिया है तो लाइव की तरह पढ़ लो ना, वीओडी दे दो, वीओडी परचेज कर लो अलग से जाके वीओडी वाले कॉलम में। और 100 कमेंट कर दिए आपने, काहे को परेशान कर रहे हो? हाँ वीओडी दे दो, ये हेल्प कर दो इनकी। बेटा सब कुछ ही फ्री में चाहिए क्या? कहां से कर पाएंगे हम इतनी चीजें मैनेज? हमें भी सिस्टम चलाना पड़ता है बेटा, लाखों रुपए की टेक्नोलॉजी लगती है हमारी भी। हाँ जी बताओ। मैम मेरे में बी एंटीजन है। अब अकेला कोई बी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके बॉडी में डी एंटीजन नहीं है, तो वो बी नेगेटिव है बेटा उसका ब्लड ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो फिर, तो इस तरीके से कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 8 ब्लड ग्रुप हो गए। तो इस स्लाइड को तो आपको रफ कर देना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, आपको इससे क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो आपका खून पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कौन सा एंटीजन बनाएगा? कौन सा एंटीजन बताएगा? तो वो डी एंटीजन। और डी एंटीजन सबसे पहले किसमें खोजा गया? बंदर में। बंदर में मिला, फिर पता लगा इंसानों के खून में भी ये डी एंटीजन होता है। तो इस तरीके से 1940 में सबसे पहले ये पता लगा कि भैया ये ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। अब मैम पॉजिटिव और नेगेटिव में खून कैसे डोनेट किया जाता है? अभी तो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया था कि आप जो हैं वो 4 ब्लड ग्रुप वाले हैं, फिर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया कि कैसे होगा। लेकिन अब मैं आपको समझाने जा रही हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में खून कैसे डोनेट किया जाता है। अब कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ 10 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आज ही कराऊंगी, पता लग जाएगा। सुनो, अगर कोई इंसान RH पॉजिटिव वाला है, अब RH पॉजिटिव का मतलब क्या है? जिसके बॉडी में डी एंटीजन है। अरे भैया RH पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? डी एंटीजन है। RH एंटीजन, RH नेगेटिव का मतलब क्या है? डी एंटीजन या RH एंटीजन नहीं है। पॉजिटिव वाला इंसान जब डोनेट करता है खून, तो बेटा वो सिर्फ पॉजिटिव को देता है। ध्यान से समझना, डोनेट का मतलब होता है खून देना। पॉजिटिव वाला जब खून देता है तो सिर्फ पॉजिटिव को देता है। पॉजिटिव वाला जब खून लेता है, एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है, आप क्या ही लिख लो, ठीक है, खून लेता है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी लेता है, नेगेटिव से भी लेता है। बहुत ढंग से ये 4 इक्वेशन समझ में आ जाएंगे, जिंदगी भर की समस्या खत्म हो जाएगी। RH नेगेटिव वाला इंसान जब खून डोनेट करता है, डोनेट का मतलब होता है देना, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देता है। लेकिन बच्चों नेगेटिव वाला जब खून लेगा, एक्सेप्ट करेगा, खून लेगा, तो नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से खून लेता है। ये 4 इक्वेशन समझ में आ गई तो कभी जिंदगी में आप नहीं भूल सकते, कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकते आप ये चीज। इन शिवम को इस बैच से ब्लॉक कर देना। हाँ जी, इन शिवम को पढ़ना नहीं है, इनको आप यहां से ब्लॉक कर दो। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही मुझे लाइव बैच में चाहिए, है ना। चलो आ जाओ। RH पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इंसान जब खून देता है तो वो पॉजिटिव को देता है। सिर्फ पॉजिटिव वाला लेगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेगा।
नेगेटिव वाला खून देगा तो दोनों को देगा, लेकिन लेगा तो सिर्फ नेगेटिव से लेगा। मैम नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको समझाती हूं, आओ आओ मैं समझाती हूं आपको। 2 एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, 2 आपसे पूछूंगी। मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी में तो मैम 2 होते हैं, एक होता है ए बी पॉजिटिव, एक होता है ए बी नेगेटिव। जी मैम, अब आ जाओ। मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, इनफैक्ट आज ही पढ़ाई है आते ही। मैंने कहा था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सबसे खून लेने वाला होता है, वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। अब आप मेरे से ये नहीं पूछोगे क्यों होता है, कल अच्छे से पढ़ाया था। क्यों होता है एबी वाला? क्योंकि एबी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अब कल की क्लास किसी ने नहीं करी है तो वो आज की क्लास समझने की कोशिश नहीं करेगा, उसे नहीं आएगी समझ में। कल की करके फिर आज की करे। सुनो, एबी पॉजिटिव वाला जब खून देगा, एबी पॉजिटिव खून देगा। अब मुझे ये बताओ पॉजिटिव किसको देता है, इसमें देखकर बताओ। मैम पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देता है, और कल मैम आपने पढ़ाया था एबी वाला सिर्फ एबी को देता है। एबी वाला जब खून लेता है तो सबसे लेता है, देता तो सिर्फ एबी को, और पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव को देगा बेटा। एबी पॉजिटिव एबी को ही खून देता है। लेकिन बच्चों एबी पॉजिटिव वाला जब खून लेगा, एक्सेप्ट करेगा, एबी को तो यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, और पॉजिटिव है तो भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ले सकता है। तो पता है एबी पॉजिटिव वाला ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव सबसे खून ले लेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है तो आपको चेक ही नहीं करना है, आपको अगर खून की कमी हुई तो कोई भी चढ़ा लो, आप जिंदा रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एबी पॉजिटिव हो। अब आओ, एबी नेगेटिव वाला जब खून देगा, अब देखो नेगेटिव जो होता है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देता है। जी मैम, तो एबी नेगेटिव वाला एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव दोनों को दे सकता है। जी मैम, और एबी नेगेटिव वाला जब खून लेगा, मैम एबी तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सर्वग्राही होता है। अरे भैया मान लिया, लेकिन ये तो देखो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेता है। तो एबी नेगेटिव जब खून लेगा तो सबसे लेगा, लेकिन ऑल नेगेटिव से लेगा बेटा, पॉजिटिव से नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा वो अभी बताऊंगी मैं आपको, उसका कारण मैं बताऊंगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ, ज्यादा अच्छा सर्वग्राही कौन है, ये है या ये है? अरे मैम साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर किसी का खून ए बी पॉजिटिव है तो वो तो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव सबसे खून ले सकता है। लेता ए बी नेगेटिव वाला भी है, लेकिन वो तो सिर्फ नेगेटिव से लेता है। तो क्या मैं लिख दूं इस इक्वेशन से? हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है? हमारे सामने निकल के आ रहा है कि ए बी पॉजिटिव ज्यादा अच्छा सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो भी लिखना है आपको लिख दो। ये लो तो एग्जाम के क्वेश्चन। अब आप मेरे से पूछो कि मैम एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा ए बी पॉजिटिव किसको खून देता है, आप करके आओगे सिर्फ ए बी पॉजिटिव को। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ए बी नेगेटिव किस किस को खून दे सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ये लो आप कितने क्वेश्चन बना लो। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ रहा ना तो आ जाओ, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। मैम एक और एग्जाम्पल से समझाओ। चलो कोई बात नहीं है, एक एग्जाम्पल से और समझाती हूं, इस चीज को यहां रखो। ओ का एग्जाम्पल देती हूं। ओ में 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव। जी मैम, ओ वाला पॉजिटिव वाला खून डोनेट कर रहा है। अब ओ तो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ तो सर्वदाता है, सबको खून देता है। लेकिन आप ये देखो ना, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव्स को डोनेट करेगा। जी मैम, ओ सॉरी, ओ पॉजिटिव जो है वो आप क्या बताओगे? डोनेट करेगा पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को। सही तो है, ऑल पॉजिटिव को डोनेट करेगा। अब सुनो, ओ पॉजिटिव जब खून लेगा तो ओ वाला सिर्फ ओ से लेता है, कल पढ़ाया था, और पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले लेगा, तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले लेगा। जी मैम, अब ओ नेगेटिव जब खून डोनेट करता है
तो O वाला तो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता, और नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव सबको, यानी कि O नेगेटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव सबको खून दे देगा। लेकिन बच्चों O नेगेटिव जब खून लेगा तो O वाला O से लेता है और नेगेटिव नेगेटिव से लेता है, तो O नेगेटिव से लेगा सिर्फ, है ना। आई मेरी बात समझ में? 1 मिनट रुकना बेटा, कैमरा ना ऑफ हो गया, वो इन्वर्टर लोड ले रहा है ना। 1 सेकेंड, कैमरा ऑन हो रहा है। 1 मिनट देना मुझे, ये लाइट गई होगी तो इन्वर्टर ने लोड लिया होगा, तो ये हो जाता है बहुत बार, फिर इनकी सेटिंग सही करनी पड़ती है इन कैमरों की। ऑनलाइन क्लास लेना इज वेरी टफ। मुझे तो आजकल ऑफलाइन पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, ऑनलाइन में इतना लाइट वाइट सब करो। अब आप मुझे ये बताओ कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर ज्यादा अच्छा कौन है? अरे मैम, O पॉजिटिव वाला भी सबको खून देता है, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देता है। O नेगेटिव देखो, ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव सबको खून दे सकता है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से ये लिख दूं कि O नेगेटिव को आप यूनिवर्सल डोनर ज्यादा अच्छा बोलेंगे? जी मैम, बिल्कुल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सर्वदाता, सबको खून देने वाला। ये देखो, आई मेरी बात समझ में? यहां तक आई मेरी बात समझ में? यहां तक आ गई होगी। अब A और B का तो खुद निकाल लोगे। हाँ मैम, निकाल लेंगे हम। क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देना है, आ जाएगा समझ में। अब मैं आपको 3-4 चीजें पढ़ाती हूं जो ध्यान से समझना। O नेगेटिव को देखो कितना रेयर है। O नेगेटिव वाला सिर्फ खून लेता है तो O नेगेटिव से लेता है। आपने एक मूवी देखी है, सुल्तान मूवी, सलमान खान की, जिसमें सलमान खान जो होता है वो एक एथलीट होता है ना, इंटरनेशनल लेवल का एथलीट होता है, आपने देखा होगा। तो अनुष्का शर्मा को बच्चा होता है, उसके बच्चे का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, और उस समय गांव में O नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलता नहीं, और सलमान खान का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो वो खेलने चला जाता है और पीछे से उसके बच्चे को खून ना चढ़ने की वजह से डेथ हो जाती है। फिर अनुष्का शर्मा उससे गुस्सा हो जाती है, सब आपने देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा O नेगेटिव वाले को जब खून की जरूरत पड़ती है तो वो सिर्फ O नेगेटिव से लेता है। इसीलिए जब कभी किसी इंसान को O नेगेटिव खून की जरूरत होती है तो उसको बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इनफैक्ट इन सब में सबसे महंगा ब्लड ग्रुप है ये ब्लड बैंक में। आप में से कोई बच्चा है O नेगेटिव वाला, तो अगर वो उसको भगवान ना करे ऐसी जरूरत पड़े कभी, लेकिन पड़ती है तो ब्लड बैंक में, हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता है टाइम पर। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी, मैंने तो सुना है, ऐसा किताबों में पढ़ा है कि इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी, गोली लगने से एम्स हॉस्पिटल भेज दिया था, उनको जल्दी एम्स में एडमिट कर दिया था। अब गोली उनको इतनी तेज लगी थी कि उनका बहुत सारा खून बह गया था, और इंदिरा गांधी जी का ब्लड ग्रुप था O नेगेटिव, और उस समय कहा जाता है कि उनको O नेगेटिव ब्लड जो है वो अरेंज नहीं हो पाया था। ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर उनको उस समय O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ जाता सही समय पे तो शायद इंदिरा गांधी बच जाती उस समय। अब आप सोचिए, जब देश के प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं मिला तो हमें क्या मिल जाएगा O नेगेटिव, है ना। तो ये आप याद रखना कि O नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप होता है, O वाला सिर्फ O नेगेटिव से लेता है। अब मैं आपका सबसे बड़ा डाउट खत्म करती हूं कि मैम अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। चलिए फिर आइए, पहले हिंदी में लिखिए फिर इंग्लिश। इसमें कहां हिंदी इंग्लिश है, सब तो ठीक है। क्या डोनेट को मैंने, डोनेट की भी हिंदी नहीं आएगी क्या बेटा आपको समझ में? देखो सर्वदाता लिखा है, सर्वग्राही लिखा है, और क्या मैटर करता है बेटा इससे कि पहले हिंदी लिखूं इंग्लिश लिखूं? हाँ, आपको तो समझ में आना चाहिए बस। चलो अब बात करते हैं मैम, अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का खून चढ़ गया तो क्या हो जाएगा। चलिए आपको समझाते हैं। मान लो एक मुकेश नाम का लड़का है, ठीक है, और एक राहुल नाम का लड़का है। ध्यान से समझना, मुकेश का जो ब्लड है वो नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब A नेगेटिव मान लो, B नेगेटिव मान लो, AB नेगेटिव मान लो, कुछ भी मान लो आप नेगेटिव में। राहुल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है। अब A पॉजिटिव मान लो, B पॉजिटिव मान लो, कुछ भी मान लो आप। मान लिया? जी मैम। अब जरा सुनो ध्यान से, मुकेश का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसका मतलब मुकेश के बॉडी में कौन सा एंटीजन नहीं है? D एंटीजन नहीं है। अरे भैया, इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कब बना?
जब इसके बॉडी में डी एंटीजन नहीं है। मैम ने यही तो समझाया आपको कि अगर डी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होगा। इसका मतलब मुकेश के इम्यून सिस्टम ने कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा, नहीं देखा ना भाई। जब ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो क्यों देखेगा इसका इम्यून सिस्टम, कभी देखा ही नहीं डी एंटीजन। अब मुकेश को खून की जरूरत पड़ी तो राहुल को पता नहीं था कि भैया ऐसे खून नहीं चढ़ाया जाता है, तो राहुल ने जल्दबाजी में उसकी जान बचाने के लिए अपना खून चढ़ा दिया, मुकेश को चढ़ा दिया। अब राहुल का खून पॉजिटिव में था, पॉजिटिव का मतलब राहुल के खून में कौन सा एंटीजन था, डी एंटीजन। अब जैसे ही राहुल का खून मुकेश को चढ़ा तो डी एंटीजन आ गया मुकेश के बॉडी में। जी मैम, और ये डी एंटीजन मुकेश का इम्यून सिस्टम पहचानेगा, देखेगा ये तो बाहर से आया भैया, हमने तो कभी डी एंटीजन देखा ही नहीं क्योंकि हम तो नेगेटिव खून वाले हैं। तो मुकेश का इम्यून सिस्टम इस डी एंटीजन को पहचानेगा और पहचान के इस एंटीजन के खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी। अब आप में से कोई बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा एंटीबॉडी क्या होता है, पढ़ाया है मैंने। एंटीबॉडी वो हथियार होते हैं जो बाहर से आने वाले पार्टिकल के ऊपर अटैक करते हैं, मार गिराते हैं उसे। तो मुकेश के इम्यून सिस्टम ने डी एंटीजन को पहचाना और पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी। अब पहली बार तो जब मुकेश ने राहुल का खून लिया तो जिंदा बच गया। वो क्यों बच गया, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है और इतने समय में ठीक है हो गया। मुकेश को हल्का फुल्का थोड़े बहुत बुखार या खून वून में हल्का फुल्का प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन मान लो राहुल ने फिर से मुकेश को अपना खून चढ़ा दिया दूसरी बार। अब दूसरी बारी में जो मुकेश है उसको इतनी सारी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दूसरी बारी में खून चढ़ा तो डी एंटीजन आया, डी एंटीजन आया तो पहले से इस डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है बॉडी में, किसके, मुकेश के। तो अब ये एंटीबॉडी सीधा अटैक करेंगे इसके डी एंटीजन पे। डी एंटीजन कहां होता है, आरबीसी पे होता है, मैम ने पढ़ाया है। तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये मुकेश की आरबीसी को मारना शुरू कर देती है, आरबीसी को खत्म कर देती है। और आरबीसी खत्म हुआ इसका मतलब मुकेश के बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना बंद हो गया। बिना ऑक्सीजन के क्या मुकेश जी सरवाइव कर पाएंगे, नहीं मैम। तो मुकेश की यहां पर डेथ होने की भी संभावनाएं पूरी पूरी है। इसीलिए किसी का खून चढ़ाने से पहले, किसी को खून देने से पहले क्या चेक किया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो अब मैं आपको इस चीज को समझाती हूं कि किसी भी नेगेटिव वाले इंसान को पॉजिटिव का खून नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि पॉजिटिव से आता है डी एंटीजन नेगेटिव में, और डी एंटीजन के खिलाफ नेगेटिव वाले के बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी उस इंसान के खून को खराब कर देती है, उस इंसान के आरबीसी को खत्म कर देती है। इसीलिए जब हम खून चढ़ाते हैं तो यही देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। आ गई मेरी बात समझ में, किसको समझ में नहीं आई मेरी बात? अब आप कहोगे मैम उल्टा कर दो इसका, मुकेश का खून सुरेश को चढ़ा दो। अरे मुकेश नेगेटिव है, सुरेश पॉजिटिव है, क्या दिक्कत है? नेगेटिव है इसका मतलब डी एंटीजन आया ही नहीं, आया ही नहीं तो बस इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बढ़िया, राहुल जी के तो मजे हो जाएंगे, खून चढ़ गया। आगे बस समझ में। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्लियर? जी मैम। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूं कि हॉस्पिटल्स में जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति। मान लो एक किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा खून बह गया उसको किसी भले मानस ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों को लगा अरे भैया इसका तो बहुत सारा खून निकल गया है बाहर, तो अब इस इंसान को खून चढ़ा के हम इसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो इंसान बेहोश है तो उससे डॉक्टर ये नहीं पूछ सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अब डॉक्टर्स को, और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप चेक करें। चेक करने में तो मतलब समय निकल जाएगा। तो उस समय डॉक्टर्स के पास एक ऑप्शन होता है उसकी जान बचाने का। क्या? डॉक्टर्स उस केस में रिस्क क्या मतलब ना के बराबर है रिस्क, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में उस पेशेंट को, उस मरीज को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं। अब मैम ओ नेगेटिव क्यों चढ़ाया? ये ओ नेगेटिव तभी चढ़ाते हैं जब डॉक्टर्स को उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं होता है और जान बचानी है और समय कम है डॉक्टर के पास।
तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं। अब ओ नेगेटिव क्यों चढ़ाया, क्योंकि ओ वाले में ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना डी एंटीजन है। अरे ओ कब बना था, याद है कल की क्लास, मैम जब ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं है तो 0 0 अच्छा नहीं लगता, तो ओ। और नेगेटिव का मतलब क्या है, ओ में तो डी एंटीजन है ही नहीं। तो इमरजेंसी कंडीशन में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ओ नेगेटिव में एक भी एंटीजन नहीं होता, और जब बाहर से एंटीजन आएगा ही नहीं, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है कुछ भी, मुझे खून की जरूरत पड़ी तो मेरे को डॉक्टर ने ओ नेगेटिव चढ़ा दिया, ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन आया ही नहीं, तो क्या मेरा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं भैया, जब एंटीजन आ ही नहीं है, ना तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो सकता है, ना ही एंटीजन आरएच एंटीजन आया तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं मेरे बॉडी में, तो मैं जिंदा रह जाऊंगी। तो एग्जामिनर पूछता है कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कंडीशन में कौन से ब्लड ग्रुप को यूज में लिया जाता है, तो ओ नेगेटिव। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ओ नेगेटिव मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर डॉक्टर्स को मिल जाता है, उस समय हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में है ये अवेलेबल, तो डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? अब यहां से ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे, इनको हल्के में मत लेना। आपसे एग्जामिनर पूछ ले ओ नेगेटिव में कौन सी एंटीजन होती है, आप कहोगे एक भी नहीं होती है। ओ पॉजिटिव में कौन सी होती है, ओनली एक, डी एंटीजन। पॉजिटिव कब बना, जब डी एंटीजन है तब बना, आरएच एंटीजन है तब बना। बताओ कोई डाउट, पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे खून डोनेट करते हैं, किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो अगर आपसे पूछ ले ए बी में यूनिवर्सल रिसीवर कौन है ज्यादा अच्छा, तो ए बी पॉजिटिव इज सर्वग्राही, सबसे खून लेने वाला। ओ में यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव। और इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा चढ़ाया जाता है, ओ नेगेटिव। आपसे पूछ ले ओ नेगेटिव वाला खून लेता है तो किससे, सिर्फ ओ नेगेटिव से। ओ पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। ओ पॉजिटिव बहुत है, आपकी क्लास में मिल जाएंगे ओ पॉजिटिव बहुत सारे, लेकिन ओ नेगेटिव इज द रेयरेस्ट कंडीशन। बहुत महंगा बिकता है इनका खून, ओ नेगेटिव वालों का। अब किसी की जान से बढ़ के थोड़ी ना कोई पैसा होता है। किसी को कोई डाउट, यहां तक की क्लास में हमने पढ़ा 1900 में ए बी ओ की खोज हुई, 1940 में लोगों को पता लगा कि भैया कौन से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चंस बनाना सिखा दिया है कैसे बनते हैं जी मैम। अब आ जाओ अगली बात, इन दोनों ब्लड ग्रुप के अलावा भी हमारे भारत देश में दो और ब्लड ग्रुप हैं जो बहुत रेयर है। एक ब्लड ग्रुप है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसी को आप कभी कभी आपने दूसरे लाइन से पढ़ा होगा, गोल्डन ब्लड ग्रुप है ना, सुनहरे रंग का, सोने के कलर का ब्लड ग्रुप पाया गया है, आपने न्यूज में देखा होगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हिंदी में इसको बॉम्बे रक्त समूह कहते हैं। मुंबई का नाम पहले क्या था, बॉम्बे है ना, बॉम्बे रक्त समूह है। कब खोज हुई थी इसका, इंडिया, मुंबई तो अब इंडिया में ही है ना, तो भैया इंडिया में ही खोज हुई। 1952 में पहला केस मिला था। कहा जाता है कि 1952 में एक इंसान अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गया डॉक्टर के पास कि बताइए डॉक्टर साहब बताइए मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है। और डॉक्टर साहब तो इतने हैरान हो गए डॉक्टर साहब, उनको तो भैया एकदम चक्कर ही आ गए। मैं चक्कर में ऐसे बोल रही हूं आपको समझाने के लिए, सच में चक्कर थोड़ी ना आया। उनको लगा ये कौन सा नया ब्लड ग्रुप है भैया, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। और बाद में इस पर काम किया एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक जिनका नाम है वाईएम भेंडे। अब साइंटिस्ट का नाम तो हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे। वाईएम भेंडे जी ने बहुत काम किया, और बहुत काम करने के बाद वाईएम भेंडे जी ने बताया कि ये जो इंसान है इसका खून जो है वो एबीओ सिस्टम में नहीं आएगा। इस इंसान में ना ही ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, ना ही डी एंटीजन है, कुछ अलग ही प्रकार का एंटीजन है भैया। लेकिन ये एंटीजन कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कुछ पता नहीं है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना जो मैं अगली बात बोलूंगी। ये जो हमारी आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं ना, ए और बी, इनमें से कौन सा एंटीजन आएगा ये डिसाइड करता है इनसे भी बड़ा एंटीजन, एक एच एंटीजन।
क्या बोला मैंने? अरे मैंने कहा हमारी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन आएगा या बी आएगा या दोनों आएंगे या एक भी नहीं आएगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये एच एंटीजन डिसाइड करता है। बात समझ में आई मेरी? अब इस इंसान में एच एंटीजन भी नहीं था, इस इंसान में एच एंटीजन भी नहीं था, लेकिन एच एंटीबॉडी था, एच एंटीबॉडी था। तो बहुत रिसर्च हुई तो बाद में पता लगा कि ये इकलौता इंसान नहीं है, ऐसे कुल 92 इंसान हैं पूरे वर्ल्ड में जिनका ब्लड ग्रुप ऐसा है, जिनका रक्त समूह है ऐसा है। और वाईएम भेंडे जी ने कहा कि इस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो किसके भांति काम करेगा? वो ओ ब्लड ग्रुप की भांति काम करेगा। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब होता है खून देता है तो सबको, लेता है तो ओ से। तो ये ब्लड ग्रुप वाले इंसान जब खून देते हैं तो ये सबको खून दे सकते हैं भैया, लेकिन जब ये खून लेंगे तो ये 92 लोग जो हैं ये आपस में ही एक दूसरे का खून चढ़ा के एक दूसरे की जान बचा पाएंगे, जान बचा पाएंगे। अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप छोड़ो, आप तो बस जान लो, आपके एग्जाम में नहीं आते हैं इतना डिटेल में। बस मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी होते हैं जो करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन में सिर्फ 5, 7, 10, 50, 60, 70, 80 लोगों में होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम बॉम्बे क्यों पड़ा? क्योंकि मुंबई में रहने वाले इंसान में सबसे पहले मिला। अब इस पर कौन से वैज्ञानिक ने काम किया? वाईएम भेंडे ने। और क्या बताया कि भैया ना इसमें ए एंटीजन है, ना बी है, ना डी है, ना एच है, कोई अलग ही टाइप का एंटीजन है। अब ये एंटीजन कहां से आया, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है बेटा। अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी तक इसकी रिसर्च चल रही है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जी मैम, बता दोगे? हाँ जी मैम। ठीक है, ऐसा ही एक और है हमारे देश में ब्लड ग्रुप जो रेयर है, वो तो और ज्यादा रेयर है बेटा, जिस ब्लड ग्रुप का नाम है INRA। आयन का मतलब होता है इंडिया, आर का मतलब रेयर और ए का मतलब एंटीजन। कभी कभी आयन का मतलब इंडिया और RA का मतलब होता है वो इंसान जिसमें सबसे पहले मिला था। ये उस इंसान की जो नाम की स्पेलिंग थी उसके 2 लेटर उठा लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता है, ये कहीं पर भी, ये किसी को पता भी नहीं है, मान लो उसका नाम रमेश होगा, राजेश होगा, तो RA उठा लिया उसका। और इसकी खोज हुई इंडिया में, गुजरात के सूरत में। कब? 2016 में। 2016 में इंडिया में एक नया ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई। आइए, मैंने एक स्लाइड भी लगाई होगी, आपको दिखाते हैं। उस समय बहुत चर्चा में था ऐसे बन बन के। कौन सा ब्लड ग्रुप? इनरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, इंडियाज न्यूएस्ट एंट्री इनटू ब्लड ग्रुप। इंडिया में एक नया ब्लड ग्रुप की एंट्री होगी। कौन सा? इनरा ब्लड टाइप। और 3 सितंबर 2016 सूरत इंडिया में पहला इंसान मिला, पेशेंट नहीं बोलेंगे उसको, इंसान मिला जिसमें नया ब्लड ग्रुप मिला। और अभी तक देखो डेटा के हिसाब से सिर्फ 7 लोगों में ऐसा ब्लड ग्रुप है। पूरे वर्ल्ड की बता रही हूं मैं, इंडिया की नहीं बता रही हूं, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में सिर्फ 7 ऐसे लोग हैं बच्चों जिसमें इनरा ब्लड ग्रुप है। इनरा 7 लोग हैं सिर्फ। आप सोचिए कितना रेयर है। इतनी आबादी में सिर्फ 7 लोगों में एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जिसका नाम इनरा है। मैम इन का मतलब इंडिया, RA का मतलब रेयरेस्ट एंटीजन बोल लो, या आप रमेश, राजेश, जो भी नाम है ऐसा, उसके नाम के 2 अगले स्पेलिंग के 2 लेटर उठा लिया और बना दिया। आपको सिर्फ अब इन पे रिसर्च चल रही है, इन पे रिसर्च चल रही, कई सालों साल चलेगी बेटा। ये तो बहुत नया है, 2016 में ही आया। ये देखो ना 1952 आया, इस पर भी अभी पता नहीं है कि कहां से आया, क्या आया, कैसा आया, अभी तक नहीं पता। तो इसका तो कहां से ही पता लग जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे देश में ABO सिस्टम के अलावा, ABO सिस्टम में तो हम सबका आता है ना, उसके
अलावा भी 2 ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एक इनरा ब्लड ग्रुप। इतना याद रखना है। इसकी खोज मुंबई में हुई थी, इसकी खोज सूरत में 2016 में, ये 1952 में। अब ये क्या है, क्यों है, कहां से है, बेटा इस पर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी बिकॉज कोई जानकारी है ही नहीं यहां से। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उतनी आपको गूगल, विकिपीडिया, चैट जीपीटी, किसी से ही पूछना, इतनी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बस आपको इतना जानना है कि 2 और हमारे देश में रेयर का मतलब होता है बहुत कम, अरे भैया ना के बराबर, करोड़ों लोगों में से 92 में ये है और सिर्फ 7 लोगों में ये है। समझ गए कितना रेयर है? बीच में बहुत न्यूज में आया है 2016 में ये वाला। पॉइंट क्लियर है? जी मैम। चलिए अब आपको नेक्स्ट चीज समझाते हैं। क्या अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो होने वाले बच्चों में, बेटा इंद्रा में भी कोई एंटीजन की अभी इंफॉर्मेशन नहीं है लोकेश, मैं बोल तो रही हूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें कौन सा एंटीजन है, कहां से आया है, क्यों आया है। हाँ लेकिन इसका एंटीजन इससे अलग है। अगर इनके एंटीजन सेम होते तो फिर ये अलग क्यों बनाते, इसी में रख देते ना। हाँ इसका एंटीजन तो इससे भी अलग है, इससे भी अलग है। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर इसका एंटीजन इसके जैसा होता तो इसको अलग क्यों रखते, यही रख देते ना हम। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी मैम। चलो अब बात करते हैं, आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि माता पिता में से माता का ये ब्लड ग्रुप है, पापा का ये है, तो बेटा होने वाली संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखे आपने एग्जाम में? नहीं देखे? हम दिखा देंगे, डोंट वरी। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको निकालना बताती हूं कैसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। लिख दो, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। अच्छा बच्चा, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, कैसे माता पिता से आप में आए, आपसे आपके बच्चों में आए, उसे कहते हैं रक्त समूह है वंशानुगति। कैसे जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आइए आपको समझाते हैं। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, हाँ प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चंस की। चलिए सुनो, मान लो माता पिता में से एक का ए है, एक का ओ है। अब आप मम्मी का ओ मान लो या पापा का ओ मान लो, कैसे मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब से एग्जामिनर ने पूछा कि माता पिता में से एक का ए है, एक का ओ है, तो बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन है। आपको कैसे आंसर निकालना है? सबसे पहले इन जो सिंगल डिजिट है उसको डबल करना है, और डबल के लिए आप ओ लगा देंगे दोनों के आगे। सिंगल था, डबल कर लिया, सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए करते हैं। ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने कॉपी की है, वो बात एक अलग है ना। आपको वो पूरी टेबल एनसीईआरटी की याद करने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी मैं आपको, वो बात अलग है। अब टीचर्स बहुत तरीके से पढ़ाते हैं कॉपी कर करके। आ जाओ, अब क्या करना है, अब इस ए को पकड़ो, पहले इसके साथ क्रॉस करवाओ, इस ए को पकड़ो, इसके साथ क्रॉस करवाओ। ए का ओ के साथ करवाया तो एओ बना। हाँ मैम, इस ए का इस ओ के साथ करवाया एओ, इस ओ का इस ओ के साथ ओ, इस ओ का ओ के साथ ओ बन गया। अब जब रिजल्ट निकालते हैं तो जहां पर सिंगल ओ है उसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, यहां क्या बचा ए, यहां क्या बचा ए। डबल ओ का मतलब ओ होता है, डबल ओ का मतलब ओ होता है। तो 50% चांसेस हैं ए ब्लड ग्रुप होने के बच्चों में, और 50% चांसेस हैं बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप होने के, हैं कि नहीं? जी मैम। अब बेटा अगर किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ए और ओ है तो उनके बच्चों का कौन सा नहीं हो सकता? ना ही तो बी आ सकता है, ना ही ए बी आ सकता है। अगर मम्मी पापा का एओ है और बच्चा बी वाला पकड़ा गया तो समझना गड़बड़ हुई है। या तो ये बच्चा इन मां बाप का नहीं है, या इस बच्चे के मां बाप में गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। समझे मैं क्या कहना चाह रही हूं?
अब इसका मतलब ये नहीं तुम आज घर जाओ और अपने मम्मी पापा से पूछो कि मम्मी आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, पापा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, और तुम चेक करो और तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाए और फिर आके तुम्हारे माँ बाप मुझे बोल रहे हो हैं कि मैडम क्या पढ़ाती हो तुम हमारे बच्चों को। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन साइंस यही कहता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी कंडीशन बताती हूं आपको, एक और एग्जांपल देती हूं। मान लो किसी के मम्मी का ए ब्लड ग्रुप है और उसके पापा का ए बी है। अब कैसे निकालोगे आप? तो क्रॉस कराना है, ये ए सिंगल है तो डबल कर दो इसको। अब यहां ओ मत लगा देना, तो डबल है पहले से ही। तो ए के आगे ए का ए से क्रॉस करवाया डबल ए का बी के साथ करवाया ए बी, ओ का ए के साथ करवाया ओ ए, ओ का बी के साथ करवाया ओ बी। तो अब देखना जरा ध्यान से, डबल ए का मतलब क्या है? ए ब्लड ग्रुप। ए बी का मतलब क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप। यहां से ओ कट गया, ए बचा बी बचा, यानी कि मैम चारों ही ब्लड ग्रुप आ गए यहां पर। तो चांसेस कितना परसेंट है? 25% ईच। यानी कि अगर किसी माता पिता के ए और ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके बच्चों में 25% में चांसेस हैं चारों ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, चारों ही हो सकते हैं। अब एक कंडीशन आप बना के दिखाओ। अच्छा, एग्जामिनर आपसे यह तो पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि माता पिता का ए और ओ है तो कौन से हो सकते हैं, तो ये होने के चांसेस हैं 50% में। कौन से नहीं हो सकते? तो बेटा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये हुआ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, मतलब छोटी मोटी गड़बड़ थोड़ी है ये कि तुम्हें 30 साल बाद पता लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता का ब्लड ग्रुप तुमसे मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करोगे? 30 साल में तो पाल लिया, पोस लिया, बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब तो उनको ही माता पिता मानने में भलाई है ना। अब ये आपसे पूछ ले कि इसमें कैसे पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। चलो एक आप आंसर करके दो फटाक से, एक आप बताओगे मुझे। मान लो किसी के मम्मी का ब्लड ग्रुप है ए और पापा का भी ए है, तो बताओ बच्चे कौन से पैदा होंगे? जल्दी बताओ, बच्चे कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते? जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी बताओ कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। बस लास्ट चल रहा है ये आपका। हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ, ए में ओ लगा दो, क्रॉस करा दो। क्या है? ए का ए के साथ करवाया, ए का ओ के साथ करवाया, ओ का ए के साथ करवाया, ओ का ओ के साथ। तो डबल ओ का मतलब ओ होता है, यहां सिंगल ओ कट जाएगा, सिंगल ओ कट जाएगा, तो ए बचा ए बचा ए बचा। तो 75% चांसेस हैं ए ब्लड ग्रुप आने के और 25% चांस है किसके? ओ ब्लड ग्रुप आने के। ये सही करा है क्या मैंने? कहीं गलती तो नहीं कर दी? ए का ए के साथ करवाया डबल ए का ओ के साथ करवाया ए ओ का ए के साथ करवाया ओ ए। हाँ सही तो है। अब कौन से नहीं आ सकते इसमें? तो इस कंडीशन में ना ही तो बी वाला बच्चा आ सकता है, ना ही ए बी वाला आ सकता है। अब आ गया तो फिर तुम समझदार हो, आगे कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो? जल्दी बताओ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे ही ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होते हैं। अब आप एक केस ऐसा देता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। फिर हमने पढ़ा कि माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप है तो कौन सा आ सकता है बच्चे में, कौन सा नहीं आ सकता है। भारत देश में एबीओ सिस्टम के अलावा कौन से और रेयर ब्लड ग्रुप हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप 92 लोगों में है, इंदिरा ब्लड ग्रुप पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 7 लोगों के अंदर है। क्या मेरी बात समझ में आई? इतनी आ गई तो हमारा ह्यूमन ब्लड चैप्टर यहां पे खत्म होता है। अब जल्दी जल्दी मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताओ आप, अब आएगा मजा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सामने ईयर लिखा हुआ है, अब फटाक से आंसर कर दो। चलो भाई, मैं नहीं बताऊंगी और मुझे बहुत स्पीड में आंसर चाहिए बेटा, बहुत स्पीड में आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि which of this component of blood boost immunity and helps to the fight germs। अरे हमारे खून का वो कौन सी सेल्स है, वो कौन सा हिस्सा है जो डिशुम डिशुम करता है, लड़ाई करता है, और किससे लड़ाई करता है? हाँ जी, हाँ जल्दी बताओ। आर्यन बेटा पहले बायो खत्म करेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे।
कौन करता है डिशुम डिशुम? लड़ाई करने का काम किसका बताया था मैम ने? इम्यून सेल्स कौन होती हैं? हमारे बॉडी की बॉडीगार्ड सेल्स, सोल्जर सेल्स किसको कहा गया? श्वेत रक्त कोशिकाओं को, WBC को कहा गया है। देखो ग्रुप डी और ALP दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे। ब्लड कौन से प्रकार का उत्तक है? ब्लड एक कौन से प्रकार का उत्तक होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। एग्जाम के नाम देखो आप, ऐसा कोई धरती पर एग्जाम नहीं है जिसमें यह ना पूछा गया हो। ब्लड कौन से प्रकार का टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। क्यों होता है? आंसर बताया था आपको, सब कुछ पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? पढ़ाया था ना, विलियम हार्वे जी को हम फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। देखो 3 एग्जाम में पूछा हुआ है, सारे एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं। What is the fluid component of blood? हमारे खून में जो तरल हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? देख लो, SSC JEE में पूछा हुआ है। खून के तरल हिस्से का नाम क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट था? 55%। प्लाज्मा का कलर कैसा था? पीला। किसकी वजह से? बिलीरुबिन की वजह से। प्लाज्मा के काम 5 पढ़ाए थे। द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। हमारे खून के पीएच का मान क्या है? इतने एग्जाम में पूछा हुआ है। खून के पीएच का मान 7.45 होता है। और मैंने कहा था कौन है जो हमारे ब्लड के पीएच के मान को मेंटेन करने का काम करता है? याद कर लो, आप लोग आंसर करो। अगला मैं पढ़ती हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही है? ग्रुप डी 2022 में पूछा। द सर्कुलेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ ह्यूमंस टोटल वेट। अगला पढ़ना है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 115 से 120 दिन। ठीक है। अगला है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इज इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी 6 to 8 लीटर, है ना? गलत पूछा आपसे, गलत। अगला है, ओनली ब्लड इज वाइट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप देखो गलत कौन सा है। अरे जो खून है वो हमारे बॉडी का 7-8% होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ मैम, आपने पढ़ाया था। आरबीसी का जीवन काल मैक्सिमम 120 दिन होता है। इसने 115 से 120 दिन लिख दिया, वो भी ठीक है। 60 से 120 दिन लिखता तो भी ठीक था। अगला नेक्स्ट है, खून जो होता है वो 6 से 8 लीटर। ये 6.8 नहीं है, 6 से 8 लीटर। हाँ 6, 7, 8 तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है, 8 है तो बहुत अच्छी बात है किसी में। अब नेक्स्ट है, खून जो है वो व्हाइट कलर का होता है। अरे व्हाइट थोड़ी होता है, खून तो लाल कलर का होता है। यही गलत है और गलत पूछा था, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, द पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन्स 92% वाटर एंड द रिमेनिंग 8% कंटेन्स प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। अरे खून का कौन सा हिस्सा है जिसमें 92% में हमने पढ़ाया था पानी होता है, और बाकी के हिस्से में क्या था? प्रोटीन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अरे किसका कंपोजिशन पढ़ाया था? प्लाज्मा का ही तो पढ़ाया था, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम में पूछा है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड। कहां पे खून बनता है? खून बनता है मैम हमारी लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला हिस्सा है उसके अंदर, और उस खोखले हिस्से को हम बोन मैरो कहते हैं, उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो खून कहां बनता है? आप देखो बोन मैरो आंसर नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्यों हुआ? क्योंकि स्पाइनल कोड के दोनों तरफ लगी हुई होती हैं आपकी वर्टिब्री, यानी जो रीढ़ की हड्डी है। स्पाइनल कोड अंदर नस होती है मोटी सी, उसके बाहर स्पाइनल कोड के बाहर बैकबोन रीढ़ की हड्डी रहता है, और हड्डियों में क्या बनता है? खून बनता है। तो इसका आंसर यहां पर स्पाइनल कोड बनेगा। हार्ट में खून किससे पढ़ा अंशु? ये हार्ट में खून बनता है, किसने पढ़ाया? अगला, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स 120 दिन, आफ्टर दैट इट इन व्हाट डज देयर डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस। कह रहे हैं कि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद कहां मरने जाती हैं? तो 2 ऑर्गन पढ़ाया था, लीवर और स्प्लीन। मैंने कहा था दोनों ऑप्शन हो तो किसको ठीक करके आओगे? स्प्लीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्प्लीन। अरे आरबीसी मरने के लिए कहां जा रही थी? स्प्लीन में जा रही थी, और स्प्लीन में आरबीसी स्टोर भी हो जाती हैं, इसीलिए स्प्लीन को ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। ये पढ़ा चुकी हूं सब कुछ। देखो दोनों ऑप्शन में लीवर और स्प्लीन, तो किसको सही करेंगे? स्प्लीन को। मैम ने पढ़ाया था ना ये कि स्प्लीन को सही करेंगे हम। अगला,
हमारे खून में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती हैं? तो बताओ कौन सी होती है? खून में 99% में मैम आरबीसी होती हैं। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या पढ़ाया था? अरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? अरिथ्रोसाइट। याद है कि भूल गए हो? ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं मैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया मेरे से तो आप छोड़ पाओगे। अरिथ्रोसाइट 99% में होती है, बाकी के 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में, ह्यूमन ब्लड रिलीज प्लेटलेट्स विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? अब रक्त का थक्का जमाने में मुख्य प्रोटीन कौन सी थी? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन किस में टूट रहा था? फाइब्रिन में टूट रहा था, याद है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फाइब्रिन। अच्छा, वैसे यहां पर दोनों ही सही आंसर है, प्रोथ्रोम्बिन भी आंसर सही है, प्रोथ्रोम्बिन भी सही आंसर है। यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग में एरर हो कुछ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हमारे बॉडी में कितने लीटर खून होता है? एएलपी 2018 जेई में पूछा 2019 में। तो यहां पर 6 वाला ऑप्शन सही करेंगे आप, अप्रोक्स 6 तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। अब इसने महिलाओं में लिखा होता है यहां पर तो 5 भी ऑप्शन सही हो सकता था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्टिकल्स इन ह्यूमन ब्लड्स। सबसे बड़ी ब्लड सेल्स कौन सी हैं? ये तो क्वेश्चन मैंने लिखवा के करवाया था। सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी संख्या में कम होती हैं जबकि ए साइज में बड़ी होती हैं। आरबीसी संख्या में ज्यादा होती हैं जबकि साइज में छोटी होती हैं। पढ़ाया था ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो आपकी सबसे बड़ी होती हैं। श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। और श्वेत को मैंने डब्ल्यूबीसी भी, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा पढ़ाया था? याद है ना? सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा था बेटा? मोनोसाइट्स था, भूल मत जाना। अगर पूछे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है तब आपका आंसर क्या होगा? मोनोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। कौन सी ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं था? कितना अच्छे से पढ़ाया था। आरबीसी के पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। आरबीसी के पास केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। क्या नहीं होते हैं? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? अरिथ्रोसाइट्स। कहा था ना रिपोर्ट्स में या तो आरबीसी लिखा हुआ आएगा या एरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ आएगा। तो आरबीसी, ह्यूमंस की आरबीसी या मैमल्स की आरबीसी के पास न्यूक्लियस और क्या नहीं होता? आप क्या बताओगे बेटा? और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। लेकिन 3 ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी के पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन पढ़ाया था? ऊंट, लामा, और तीसरा कौन सा था? आप बताओगे। तीसरा होता है जिराफ। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू सोल्जर्स। कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिनको सोल्जर, सैनिकों से कंपेयर करते हैं? कितना अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया था कि जैसे सैनिक भाई हमारे सीमा पे सुरक्षा करते हैं ताकि हमारे देश में कोई आतंकवादी ना घुसे, वैसे हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है ताकि बाहर से कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे बॉडी में अटैक ना कर पाए। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। मेन प्रोटीन कौन सा था प्लाज्मा में जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक था? मेन प्रोटीन था मैम फाइब्रिनोजन। याद है ना? मैंने कहा था हिंदी में हो सकता है फेब्रिनोजन या फिब्रिनोजन लिखा हुआ है, इंग्लिश में फाइब्रिनोजन कहा जाता है। फाइब्रिनोजन इज द मेन प्रोटीन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। मजा आ रहा है ना आप तो पढ़ने में? हाँ जी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है? ये तो चैप्टर स्टार्ट करने में पढ़ाया था। मैंने कहा था परिसंचरण तंत्र में हार्ट आता है, ब्लड आती है, ब्लड वेसल्स आती हैं, लिम्फ आता है। क्या नहीं आता? लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आता। और यही सही आंसर हो गया। हार्ट, ब्लड, आर्टरीज क्या होती है? एक प्रकार की ब्लड वेसल होती है, आपको पढ़ाएंगे आगे, रक्त वाहिका ही होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है बेटा ये। अगला, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? क्या है जो ह्यूमन ब्लड में नहीं होता?
ल्यूकोसाइट्स होती हैं। जी मैम, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट भी एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है मैम। मोनोसाइट भी एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। जबकि मैंने कोई कॉन्ड्रोसाइट नाम की सेल पढ़ाई है अभी तक? नहीं मैम। कॉन्ड्रोसाइट पता है कहाँ होती है? मसल्स में होती है, मांसपेशियों में जो सेल्स होती हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। लेकिन हम यहां ब्लड की बात कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म? यही क्वेश्चन इस साल ग्रुप डी 2025 में भी पूछा, और मैंने बताया था ना कि ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था, क्योंकि मुझे तो सारे क्वेश्चंस याद रहते हैं किस एग्जाम में क्या पूछा है। अरे भैया, प्लाज्मा का काम क्या पढ़ाया था? प्लाज्मा हमारे बॉडी में जो खून में होता है प्लाज्मा, वो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। और कहा था ना ये ग्रुप डी और उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में है। देखो बहुत सारे एग्जाम के नाम देखो, बहुत सारे एग्जाम के नाम देखो। सही कहा था ना आपकी मैम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड? खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में मैम ने कहा था हिम जो होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो आयरन कंपाउंड। तो आयरन खाओगे अच्छा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो खून बढ़ेगा अच्छा। तो आंसर क्या होगा? आयरन या लोहा। आंसर क्या होगा? ये भी इन 3 एग्जाम में, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये PYQ है। तुम कह दो कहीं मैम तो जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन निकाल के ले आई हैं और कह देंगे देखो मैंने कितना अच्छा पढ़ाया। नहीं भैया, ये PYQs हैं, आप लगा लेना, जो एग्जाम की डेट लिखी हुई है उसमें देख लेना, आपको मिल जाएंगे PYQ में। ये PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप? कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो अपना आकार बदलती रहती हैं? सबसे फ्रीक्वेंटली आकार बदलती हैं वो WBC हैं। WBC का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, उनको जैसी जगह मिलती है, जैसा काम होता है उसके हिसाब से अपना आकार, कभी ये ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है। ये अमीबा की तरह अपना आकार चेंज करती हैं, अमीबा की तरह अपना आकार बदल सकती हैं। कौन? WBC। पढ़ाया था? यस मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ब्लड कॉन्स्टेंट्स और फ्लूइड में जो खून के अंदर जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इसका कहने का मतलब है हमारे खून में जो हिस्सा लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई है ऐसी पूछने वाली। अगला है कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अरे मैंने कहा था अगर RBC बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? RBC ज्यादा हो जाती है तो उसको पॉलीसाइथेमिया। पॉली शब्द का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा होता है। RBC ज्यादा होती है तो पॉलीसाइथेमिया, RBC कम होती है तो अनेमिया, WBC ज्यादा होती है तो ल्यूकोपीनिया, और WBC कम होती है तो ल्यूकोपीनिया, WBC ज्यादा होती है तो ल्यूकेमिया। याद है कि नहीं है? भूल गए आप लोग? हाँ, ऐसा तो नहीं है, पीछे का साफ होता जा रहा है। चलो, तो ये 25 क्वेश्चंस, बाकी भी आप 4-5 देख लेना, इसमें पूरा मैं अपलोड करवा दूंगी क्वेश्चंस, सब आप लगा पाओगे। 25 में से ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जो तुम ना लगा पाए हो, जो आपकी मैम ने ना पढ़ाया हो? जल्दी बता दो। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ये पूरा PDF में आपको अपलोड करवा दूंगी, और यकीन मानना ये सारे PYQs हैं। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जो आपने मेरे से ब्लड चैप्टर पढ़ा और पढ़ने के बाद आपसे नहीं लग पाया? जल्दी बताओ आप। एक भी क्वेश्चन मिला आपको ऐसा? नहीं मिला होगा। नहीं मिला ना बच्चों? जल्दी बताओ। इसीलिए मैंने कहा था बेटा मैं जिस दिन आपको थ्योरी पढ़ा दूंगी ना, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप ना लगा पाओ। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर, बधाई हो आपको, हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया। अब आप ना इस धरती पर किसी भी ऑथर की कोई भी किताब उठा लो जिसमें क्वेश्चंस हो, उनकी आप प्रैक्टिस कर लो, और यकीन के साथ मैं कह सकती हूं बेटा आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। हाँ जी, चेक कर लीजिए। क्या चेक करूं आर्यन? केमिस्ट्री के नोट्स 15 तक अपलोड हो जाएगा। अरे बेटा नहीं बन पाए ना, अभी बन जाते तो मैं अपने पास रख के क्या कर लूंगी। तुम बायो तो पढ़ लो पहले, काहे को केमिस्ट्री के पीछे पढ़ रहे हो? अभी
नोट्स तब चाहिएंगे जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। अब बताओ आपको कैसा लगा पहला चैप्टर पढ़ के? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछो बेटा, डाउट बेझिझक। कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का। देखो डाउट आना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैंने आपका डाउट छोड़ा होगा। हाँ जी, अमन कह रहे हैं रसायन विज्ञान के नोट्स नहीं हैं। बेटा रसायन विज्ञान के नोट्स मिल जाएंगे, जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तब मिल जाएंगे, काहे को परेशान हो रहे हो? हाँ जी, एक भी अच्छा आपको लग रहा होगा मैम, पहली बात तो ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, PYQ है, फिर भी आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई मैं तो किसी और टीचर के क्लास के करवाए हुए से मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा या कुछ। करो, बेफिक्र होके करो। जितनी किताबें आपको मिलती हैं इस धरती पे, उन सारी किताबों के क्वेश्चंस लगा डालो, लेकिन पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ना मेरी, ठीक है? पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ना, राइट? तो ये हमारा ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर विद प्रैक्टिस, मैंने कहा था ना 20 से 25 क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी। अब आप कहो कि मैम 100 क्वेश्चन करवा दो एक चैप्टर के, तो वो बेटा प्रैक्टिकल नहीं है ना, थ्योरी भी पढ़ाना है, बड़ा लंबा सिलेबस है। 20-25 क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है? ओके, हाँ PNG अपलोड हो जाएगी 1-1.5 घंटे में। तुरंत जल्दबाजी मत करा करो, टीम को देना पड़ता है, फिर वो अपलोड करते हैं, थोड़ा समय लगता है बेटा। ठीक है, ओके। नोट्स लेना जरूरी है मिस, ना लो नोट्स, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने खुद के नोट्स का कोई मुकाबला नहीं है बेटा, खुद के नोट्स बनाओ, कोई मुकाबला नहीं है उसका। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब आपसे। आज शुक्रवार है ना? हाँ, अब शनिवार इतवार को क्लास नहीं होगी मेरी, बिकॉज मुझे दिल्ली भी जाना है कुछ काम से, तो शनिवार और इतवार को आपकी क्लास नहीं होगी, सीधा मंडे को मिलूंगी। मंडे को ह्यूमन हार्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? ह्यूमन हार्ट को अगले वीक में खत्म। मैं बड़े बड़े चैप्टर पहले खींच रही हूं, ताकि आप बड़े चैप्टर, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले पढ़ा रही हूं, जिनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। हार्ट खत्म करवा दूंगी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, क्योंकि आजकल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इतने सारे क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करेंगे, और साथ में हम करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को पढ़ेंगे बेटा हार्ट। अब अच्छा सुरभि, आप तो हमारे पुरानी स्टूडेंट हैं, मुझे याद है आपका नाम। कल की क्लास का कोई इंतजार नहीं करेगा, कल क्लास नहीं होगी ये वाली, ठीक है? सीधा मंडे को मिलेंगे अब।